हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज अपन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो विज्ञान का पेपर था उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं कि उस पेपर में हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर जो प्रश्न हल किए थे उसमें से कितने प्रकार के प्रश्न हैं या उससे मिलते जुलते प्रश्न हैं वो इस पेपर में आए हैं। तो इसके अंदर जो पहला प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न हमने अपने पुराने वाले वीडियो में भी देखा था कि भाई पादप हार्मोन है वो कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं। उसी से संबंधित इस पेपर में भी जो पहला प्रश्न है वो उसी पर आधारित आया है कि वर्दी का संदमन करने वाला जो हार्मोन है उसका उदाहरण है। तो वर्दी का संदमन करने वाला जो हार्मोन है वो उसका सी ऑप्शन है वो सही होगा। एब्सिसिक अम्ल है वो इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में इसमें दूसरा प्रश्न दे रखा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है वो शरीर की संस्थिति और संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा अनुमस्तिष्क है वो शरीर की संस्थिति और को बनाए रखने में और संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। इसके बाद में इसका जो तीसरा है कि कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा, यानी बाहर से देखने पर ये कैसे दिखाई देंगे। तो कैपिटल आर होता है और स्मॉल आर है। कैपिटल आर है वो स्मॉल आर पर प्रभावी है, तो प्रभावी लक्षण होता है कैपिटल आर स्मॉल आर से प्रकट गोल। और जो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है तो उसमें कैपिटल वाई प्रभावी है तो उससे लक्षण प्रकट होता है पीला। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा, गोल और पीला। अब इसके बाद में इसका जो चौथा है कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है वो कौन से होते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न भी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो के अंदर बताया है कि नवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें पेट्रोल, कोयला और लकड़ी ये ऐसे हैं जो अनवीकरणीय प्रकृति के स्रोत है, और पवन ऊर्जा है जो समाप्त होने के बाद में शीघ्रता से पुनः बनाई जा सकती है। तो ये इसका सही विकल्प है वो ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पवन ऊर्जा है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होगा। इसके बाद में इसका जो पांचवा प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न है उसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी कि राजस्थान के अंदर है वो जल संग्रहण करने की सबसे पुरानी जो पद्धति है वो खादिन पद्धति है। इसका ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो प्रश्न क्रमांक है छठा है, इसके अंदर आपको एक डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण दे रखी है। इस प्रकार के प्रश्न की भी हमने चर्चा की थी। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है, इस प्रश्न के अंदर वो हमें जो आकृति में दे रखा है कि आपतन कोण का मान 30 डिग्री दे रखा है आप लोगों को, और इसके अंदर जो परावर्तन कोण है उस कोण का मान हमें पूछा गया है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आई है वो किसके बराबर होता है, कोण आर के बराबर होता है। तो इसका मान 30 डिग्री है, तो आर हमें अक्ष दे रखा है तो अक्ष का मान भी हमारे पास में क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार से तो इसका ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर है वो हो जाएगा। इसके बाद में है वो क्वेश्चन नंबर, आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है अपन को कि परितारिका की पेशियां नियंत्रित करती है। परितारिका है वो हमारे आँख में प्रविष्ट होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, अर्थात ये हमारे पुतली या जो तारा है उसकी साइज का नियमन करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। फिर है वो किलोवाट घंटा है वो किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। तो किलोवाट घंटा है वो कई लोगों ने इसके अंदर शक्ति आंसर भरा है, लेकिन किलोवाट घंटा है वो उपभुक्त विद्युत ऊर्जा का मान होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों का बी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर ओम का नियम है। इस प्रकार के डायग्राम की भी हमने चर्चा की थी कि इस डायग्राम में आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई ऑप्शन दे करके उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इसमें वाई दे रखा है, तो जो वाई है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और श्रेणी क्रम में हमेशा अमीटर को जोड़ा जाता है। तो अमीटर है वो इसका राइट आंसर होगा। तो अमीटर है इसमें ऑप्शन डी में दे रखा है, तो डी ऑप्शन में जो अमीटर दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर है आगे इसका पहले का कि वातावरण में चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो किसके कारण होती है। तो वो संसारण है, उसके कारण उसके ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है। वातावरण में उपस्थित जिंक सल्फाइड है उसके साथ में चांदी क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है जिससे काले रंग की परत चढ़ जाती है। फिर है इसका जो 11वां नंबर प्रश्न है कि एल्यूमिनियम
आयरन और जिंक की अभिक्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम है। तो इसके ऊपर मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बता रखी है कि कौन सी क्रियाशीलता का, इसकी भी एक मैंने वीडियो बना करके चढ़ाई हुई है कि सक्रियता श्रेणी में तत्वों को किस प्रकार के क्रम में दिया हुआ है। उसकी लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दी जाएगी। तो उसके अंदर जो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की अभिक्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम अपन को बताना है कि सबसे ज़्यादा किसकी क्रियाशीलता है और सबसे कम किसकी है। तो इसके अंदर जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही आंसर होगा कि एल्यूमिनियम है उसकी सबसे ज़्यादा होती है, जिंक की उससे कम होती है, आयरन की सबसे कम होती है। तो इसमें बढ़ता हुआ क्रम पूछा है तो छोटे से बड़े क्रम में इसको लिखना है। तो आयरन है उसकी क्रियाशीलता सबसे कम है, जिंक की उससे ज़्यादा है, एल्यूमिनियम की सबसे ज़्यादा है। फिर है कि जो क्वेश्चन नंबर पहले का 12वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि इसके अंदर आपको एसिटिक अम्ल और एथेनॉल दे रखा है और वो अम्ल है उसकी उपस्थिति में कोई ए प्रोडक्ट बनाता है, जल बनाता है। तो ये अभिक्रिया जो है इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को पिछले जो वीडियो है जो पेपर अपलोड किया था उसके अंदर एक नाम से समीकरण को अपलोड किया था जिसका नाम था एस्टरीकरण अभिक्रिया, और वह एस्टरीकरण अभिक्रिया ही ये है। तो इसके अंदर एस्टर का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा तो इसके अंदर जो एसिटिक अम्ल है, इस एसिटिक अम्ल में से हाइड्रोजन है वो अलग होगा और इस एल्कोहल में से OH है वो अलग होगा और हाइड्रोजन और OH मिलकर के जल का निर्माण करेगा और एसीटेट आयन और जो एथिल समूह हैं ये दोनों आपस में जुड़ करके एथिल एसीटेट बना देंगे। तो इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन संख्या है वो डी ऑप्शन है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसी के अंदर क्या बनता है, एथिल एसीटेट बन रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि लार है उस लार में एक एंजाइम होता है जिसे लारीय एमीलेज या इसके स्थान पर आप टाइलिन कुछ भी लिख करके टाइलिन है वो लिख करके दिखा सकते हो। पहले इसको टाइलिन कहते थे, आजकल इसको एमिलेज है, एमाइलेज, किसी भी नाम से आप इसको लिख करके दिखा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर इसका पहले दूसरे का दूसरा है कि कायिक प्रवर्धन है का लाभ और इस प्रकार से उत्पन्न होने वाले आनुवंशिक रूप से जनक पौधों के क्या होते हैं। तो इस प्रकार का भी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो के अंदर कि बीज है जिसमें बीज नहीं बनते हैं वो किस में चेंज होते हैं, किस प्रकार के पौधे होते हैं, उसी पर आधारित ये प्रश्न है वो आप लोगों को पूछा गया है कायिक परिवर्धन के ऊपर। तो आनुवंशिक रूप से जो अपने जनकों के समान होंगे तो इसके अंदर जो ऑप्शन आएगा वो हमारा समान है वो आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा है इसके ऊपर कि पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं यानी जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं ऐसे पदार्थों को कहते हैं जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण पदार्थ है वो कहा जाता है। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ है या जैव निम्नीकरण कहलाते हैं जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। फिर इसके अंदर है वो आगे वाला दे रखा है कि चुंबक के समान या सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो यहाँ पर सजातीय ध्रुव यानी एक जैसे ध्रुव दे रखे हैं तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होता है। फिर इसका सिरका है में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम आप लोगों को बताना है। तो रासायनिक नाम इसका होता है एथेनोइक अम्ल। कई बच्चों ने इसके अंदर एसिटिक अम्ल भी लिखा है, एसिटिक अम्ल। तो इसका एसिटिक अम्ल है वो सामान्य नाम है, इसका रासायनिक नाम होता है वो एथेनोइक अम्ल होता है। फिर आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की जो संख्या है वो आप लोगों को बतानी है कि आधुनिक आवर्त सारणी है उसके अंदर उपस्थित तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो तीसरा आवर्त होता है उसमें तत्वों की संख्या है वो 18 होती है, 8 होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पहला प्रश्न अपन को दे रखा है कि हार्मोन की क्रियाविधि
है वो किससे नियंत्रित होती है? तो इसके अंदर एक प्रक्रिया आती है, पुनः भरण प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के द्वारा हार्मोन की क्रियाविधि है उसका नियंत्रण किया जाता है। बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले जीव का उदाहरण, हमने इससे पीछे वाला जो वीडियो देखा था जिसमें मैंने आप लोगों को एक वायरल पेपर बताया था, उसमें आप लोगों को पूछा था कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। उसी प्रश्न को उल्टा करके इसमें पूछा गया है कि बहुखंडन प्रदर्शित करने वाला जीव है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है वो तीसरा प्रश्न है उसका कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाली हानियाँ। तो जीवाश्म ईंधन है इसमें उपयोग होने वाली हानियाँ वो बहुत सारी हो सकती है। बच्चे हैं वो कई अलग अलग प्रकार के आंसर है वो इसमें लिख सकते हैं कि इससे पर्यावरण प्रदूषण भी हो सकता है, इसमें विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड भी उत्सर्जित होते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। तो इस प्रकार का आंसर अगर आप लोग लिख के आए तो वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके आगे इसमें दे रखा है कि पारितंत्र के अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं। तो पारितंत्र में अजैविक घटक कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ताप है, मृदा हो सकती है, जल हो सकता है। ये सब ऐसे घटक हो सकते हैं जो पारितंत्र में अजैविक घटक हो सकते हैं। तो इसमें से किसी एक को आप लोगों को आंसर के रूप में लिखना था। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसका 5 है कि दो भौतिक राशियाँ जिसमें P है वो 5 ओम, यहाँ R नहीं दिया हुआ आपको, R के जगह प्रतिरोध का मान है वो P से प्रदर्शित करके लिखा हुआ है, इसका प्रतिरोध है वो 5 ओम है। और Q है वो एक प्रकार से रो है, रो को प्रदर्शित कर रहा है। P है वो R को प्रदर्शित कर रहा है यानी प्रतिरोध का मान है वो 5 ओम है। Q है वो रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध को दिखा रहा है 8 × 10⁻⁴ ओम मीटर। इसके मात्रक से अपन इसको पहचान सकते हैं कि ये रो है। कि चालकों की लंबाई आधी करने पर P और Q के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चालकों की लंबाई आधी करने पर जो रो है वो कभी भी चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए Q के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। Q का मान तो 8 × 10⁻⁴ ओम मीटर ही रहेगा, लेकिन लंबाई को आधा करने पर लंबाई है वो प्रतिरोध है उसके समानुपाती होती है। तो लंबाई आधी होगी तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा? अगर लंबाई को आधा करेंगे तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? जो प्रतिरोध है उसका मान भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो इसका प्रतिरोध है वो हमें प्रतिरोध कितना दे रखा है? हमें 5 ओम दिया हुआ है प्रतिरोध, तो 5 ओम है तो इसका प्रतिरोध का मान क्या आ जाएगा? 5 का आधा अपन करेंगे तो 5 का आधा हमारे पास में क्या आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। तो 2.5 ओम है वो इसका राइट आंसर होगा। P का मान है वो 2.5 होगा। P है उसका जो मान है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा? P का मान जो है वो आएगा आपके पास में 2.5 ओम, और जो Q है इसका मान है वो हमारे पास 8 × 10⁻⁴ ओम मीटर ही होगा। फिर है वो क्वेश्चन नंबर आगे वाला है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती थी। इस प्रश्न के बारे में मैंने आप लोगों को क्लासों में बार बार बताया कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने पीछे वाले पेपर में भी ये प्रश्न वो दे रखा था। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद इसलिए नहीं करती है कि अगर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर कंपास या दिक्सूची को रखने पर वो दो प्रकार की दिशाओं की ओर संकेत करती है। तो ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता, इसलिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। फिर क्वेश्चन नंबर है इसका 7वां है, इसके ऊपर भी हमने कल चर्चा की थी कि किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने का एक आरेख चित्र आप लोगों को बनाना था। तो इसके अंदर जो आरेख चित्र है वो आरेख चित्र आप लोग लगभग इस प्रकार से एक परिनालिका है वो बनाकर, और इस परिनालिका को किसी भी प्रकार का कोई भी विद्युत परिपथ है उसकी सहायता से इसको जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद में है वो एक रेखा इसके बीच में से खींचनी थी, और बाद में इसके चारों ओर इस प्रकार से निष्कोण वक्र को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं खींचनी थी। फिर इसके अंदर हमें इसके अंदर दिशा का
ज्ञान करवाना था, तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के विलीन होती है। इस प्रकार का अगर आप लोगों ने आरेख चित्र है वो इसके अंदर बनाया है तो ये कौन सा उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, ये इसका दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर आरेख चित्र है वो आप लोगों को बना करके दिखाना था। तो इस प्रकार का आरेख चित्र आप लोग बना करके दिखाए तो इसका आरेख चित्र इसी प्रकार का बनेगा। फिर इसके अंदर आगे वाला जो प्रश्न है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है वो किसे कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अम्ल और क्षारक आपस में, अम्ल और क्षारक है वो आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे के गुणों को समाप्त कर देते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया, अम्ल प्लस जो क्षारक है वो आपस में अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल बनता है, यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। इसे परिभाषा के रूप में आप लोगों को लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर जो आगे दे रखा है इसके अंदर आप लोगों को कि आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आधुनिक आवर्त नियम है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है, आधुनिक आवर्त नियम है वो आधुनिक सारणी किस नियम के ऊपर दी गई थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसके ऊपर, परमाणु, जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित थी। तो तत्वों के जो भौतिक गुणधर्म होते हैं वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। तो तत्वों के गुणधर्म होते हैं वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसे क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम कहते हैं। फिर इसके आगे वाला प्रश्न आपको दे रखा है, ये प्रश्न भी मैंने एग्ज़ाम के अंदर वेरी मोस्ट बताया है, ये भी हमने पीछे वाले वीडियो के अंदर इस प्रश्न के को भी दे रखा है कि ये प्रश्न वो एग्ज़ाम की दृष्टि से आएगा। आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है तो उसमें ये प्रश्न आप लोगों को मिलेगा ज़रूर। इसके अंदर बता रखा है कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है वो ऊष्मा या ताप देने पर कॉपर तथा जल बनाता है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित होने वाला, यानी जिसका अपचयन होता है, जो अपचयित होता है तो उसके अंदर अपचयित होने वाला जो पदार्थ है जिसका ऑक्सीकरण होगा, अपचयित होने वाला जो पदार्थ है उस पदार्थ की इसमें पहचान करनी है। तो इसमें कॉपर जो ऑक्साइड है उसका क्या होगा, अपचयित पदार्थ होगा। अपचयित अभिकर्मक की अपन को इसके अंदर पहचान करनी थी। फिर इसके आगे वाला प्रश्न है कि हीरा, आयोडीन और सोडियम में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो प्रकृति में जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो हीरा ही होता है। तो इसका आंसर है वो हीरा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर है वो 12 नंबर दे रखा है कि मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। तो मीथेन है उसका संरचना सूत्र होता है हमारे पास में CH4 और इसको हम इस प्रकार से, ये कार्बन का परमाणु है, इसके ऊपर ऐसे 4 हाइड्रोजन के परमाणु हैं वो अपन को बना करके दिखाने थे। ये हाइड्रोजन हो गए चारों, इस प्रकार से हाइड्रोजन बनाना था। फिर इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं वो भरने थे। इनमें एक कार्बन का हो गया सब में, क्योंकि कार्बन के बाह्यतम कोश में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन का जो बाह्यतम कोश होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक हाइड्रोजन का और दिखाना था इसमें इस प्रकार से। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगी, जो मीथेन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बना देंगे। तो इस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न हैं वो इसके अंदर प्रश्न वो आए हैं। इसके बाद में आगे का जो प्रश्न है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, कि जीवों में होने वाला जो अनुरक्षण की प्रक्रिया होती है वो जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी जीवों में होने वाले अनुरक्षण की प्रक्रिया है वो जैव प्रक्रम कहलाता है। एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए जिसमें एक प्रकार का लिंग पाया जाता है, जैसे पपीता हो सकता है और कुकुरबिटेसी कुल के पादप हो सकते हैं। वर्तिकाग्र का परागकणों में अंकुरण का चित्र है और पर्यावरण के विभिन्न प्रकार के जैविक घटकों में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है,
लेंस के आवर्धन की परिभाषा जो इसके अंदर होते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपातिक मान है वही आवर्धन क्षमता कहलाती है। वाहनों के अंदर पश्च दर्पण के रूप में किस प्रकार के गोले दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। विद्युत विभवांतर की परिभाषा है कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है वो विभवांतर कहलाता है। जूल के तापन नियम पर आधारित कोई दो युक्तियाँ, तो जूल के तापन नियम पर विद्युत टोस्टर, विद्युत हीटर है वो इस प्रकार के कार्य करती है। श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध है उसके अंदर उसका तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा। इसका व्युत्पन्न भी हमने क्लासों के अंदर पढ़ा है। फिर इसके अंदर जो आगे वाला प्रश्न दे रखा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में संधारित्रों को समांतर या पार्श्व क्रम में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि पार्श्व क्रम में इसीलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इसके अंदर परिपथ में विभवांतर का मान समान और प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग मान की धारा बहती है। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वो एक ही प्रकार के स्विच से प्रारंभ होंगे। अगर एक कोई बीच में खराब हो जाता है तो उसको ढूंढना या उसको पहचानना वो मुश्किल हो जाता है, इसलिए समांतर क्रम में इसको जोड़ा जाता है। फिर इसके अंदर आगे आया था फ्लेमिंग के वामहस्त का नियम लिखो, तो अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार से फैलाएं कि वो परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो। तो इस प्रकार का जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को, मध्यमा है वो विद्युत धारा को और जो अंगूठा है वो आरोपित बल की दिशा को बताएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा लिखनी थी, तो इसके अंदर कोई भी चुंबक हो सकता है और कोई भी कुंडली हो सकता है, उनको एक दूसरे के सापेक्ष गति करवाने पर उसमें प्रेरित विद्युत धारा का निर्माण होता है। निस्तापन भर्जन, निस्तापन है वो कार्बोनेट अयस्कों का होता है, भर्जन होता है वो सल्फाइड अयस्कों का होता है अत्यधिक उच्च ताप पर, और निस्तापन को वायु की अनुपस्थिति में, भर्जन को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड बनाने की परिभाषा हो सकती है। सोडियम है वो एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, और ये इसके ऊपर एथेनॉल है वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और 443 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करवाने पर इसके अंदर है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो निर्जलीकारक का काम करता है, तो इसके अंदर एथीन का निर्माण होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और जल बाहर निकल जाता है। साबुन की मिसेल की संरचना का चित्र है वो आप लोग बुक में से देख करके न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत को समझाइए कि न्यूलैंड ने बताया था कि प्रत्येक आठवां तत्व है वो पहले तत्व के साथ में गुणों में समानता दिखाता है। फिर इसी प्रकार से अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन, अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं, वो द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण या मासिक चक्र का नियमन करना है, आवाज़ का पतला होना है, स्तन ग्रंथियों का विकास होना है, ये सभी प्रकार के इस प्रकार के कार्य हो सकते हैं। समजात वे अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति समान और कार्य अलग अलग होते हैं। समरूप वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति अलग अलग लेकिन कार्य समान होते हैं। उदाहरण के साथ में आकाश में जो तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं, तो आकाश में जो तारे हैं वो हमें इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि वो हमारे से बहुत दूर है, बिंदु के समान स्रोत है। वायुमंडल से होकर के जब गुजरेंगे तो वो विभिन्न प्रकार के परतों से गुजरने पर बार बार उनका अपवर्तन होता है, इसलिए वो हमें झिलमिल करते हुए, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। खतरे के संकेत वो लाल रंग के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जो लाल रंग का प्रकाश होता है वो सबसे कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए ये दूर से आसानी से दिखाई दे जाते हैं। संयोजन अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद बनाते हैं, जैसे C+O2 CO2। इस प्रकार का प्रश्न भी मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर संयोजन वियोजन है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो उदाहरण के द्वारा अभिक्रिया पूछी गई थी, यहाँ पर अभिक्रिया देकर के उदाहरण पूछा गया है। वियोजन अभिक्रिया ये संयोजन की उल्टी है कि इसमें एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है उससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार से इसके आगे वाला जो प्रश्न है डी ऑप्शन में वायवीय श्वसन किसको कहते हैं, वायु की उपस्थिति में होने वाला है। मानव श्वसन के वायु मार्ग को समझाइए, तो उस वायु मार्ग है वो किस किस पथ से हो करके गुजरता है, जैसे हमारे नाक है, ग्रसनी है, श्वसन नली है, हमारे फुफ्फुस है, उस तक पहुंचने का मार्ग है और इसका डायग्राम आप लोगों को बनाना था। फिर इसके अंदर पाचन तंत्र है, वो भी हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर पाचन तंत्र है, ये निबंधात्मक प्रश्न मैंने बताया था कि पाचन तंत्र वाला इसके अंदर जरूर रहेगा, तो उसको पाचन तंत्र क्या है उसका डायग्राम, उसके अंदर पाचक एंजाइमों की जो भूमिका है वो हम लोगों ने पूछी थी। तो इसको प्रश्न को पाचक एंजाइम में अग्नाशय रस की भूमिका या एंजाइम की भूमिका एक ही प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के उस पीछे वाले पेपर में हमने जो प्रश्न हल किए थे उस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न इसमें से आए हैं। फिर इसके अंदर आप लोगों को अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की प्रक्रिया पूछी है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब है वो मुख्य फोकस पर बनता है। फोकस पर अगर बिंब को रख करके अपन बनाएंगे तो इसका प्रतिबिंब वो अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक होगा
और बिंब से आकार में बड़ा होगा। एक ऐसे प्रश्न की भी हमने चर्चा की थी, वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है तो फोकस दूरी है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के दर्पण का नाम नहीं है, तो जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो 14 दे रखी है तो आपको 14/2 निकालोगे तो इसकी फोकस दूरी है वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है, इसका अथवा दे रखा है कि एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना दर्शाइए। तो इसका आरेख चित्र आप लोगों को F और 2F पर रखा हुआ है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो 2F से परे बनेगा। और एक लेंस की क्षमता आप लोगों को दे रखी है 2 डायोप्टर है। तो इस प्रकार का जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, जिसके अंदर लेंस क्षमता होती है वो प्लस में होती है। तो आपको लेंस क्षमता दे रखी है तो P बराबर 1/F हो जाएगा। तो F बराबर क्या जाएगा, इसके अंदर 1/2.5 है, पॉइंट हटाओ तो 0। तो इस प्रकार से 10/5 यानी 2/5 यानी 40 सेंटीमीटर है वो इसकी फोकस दूरी आ जाएगी। फिर इसके अंदर इसके आगे वाला गंधीय सूचक का कोई एक उदाहरण। तो गंधीय सूचक हो सकता है जैसे वनीला एसेंस हो सकता है, लौंग का तेल हो सकता है, प्याज का रस हो सकता है, ये गंधीय सूचक है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर एक श्वेत, तो इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप है वो बनेगा। और इसकी अत्यधिक मात्रा करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन होता है वो पानी में घुल जाता है CO2 की अधिक मात्रा प्रवाहित करने पर, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा जो जल में घुल जाएगा, अविलेय पदार्थ होगा। तो A और B के रासायनिक सूत्र और इनमें रासायनिक समीकरण अपन को इसमें लिख करके दिखानी है। तो A कैल्शियम कार्बोनेट होगा, B कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, और इनकी रासायनिक समीकरण वो अपन लोगों को लिख करके दिखानी थी। फिर इसका अंतिम जो प्रश्न आया था कि भाई शुद्ध जल है उसके pH का मान कितना, तो शुद्ध जल है उसके pH का मान 7 होता है। सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके A बनाता है जो नमक है, तो इस नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, और इसकी जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये हमने पिछले वाले वीडियो में ये प्रश्न मैंने इस प्रकार से दे रखा है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो ये क्लोर क्षार अभिक्रिया ही है, इसका जो आंसर है वो अपन को इसके अंदर समीकरण के रूप में लिखना था। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया में जो नमक का जलीय विलयन होता है NaCl + H2O, और इसके अंदर अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्लोरीन गैस निकलेगी, और साथ ही साथ इसमें है वो हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, इसलिए इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने जो पीछे वाला पेपर है वो हल किया था, उसमें से अधिकांश प्रश्न है वो इसके अंदर आए हैं। तो आप इस पेपर को ज़रूर देखिए, और इसके साथ ही अब आप लोगों को मैथ का पेपर भी कुछ ही दिनों में इसके ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा, उसको भी आप ज़रूर देखिए। थैंक यू, गुड बाय।